कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं, बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज भी कुछ नई बातें आपको हम बताएंगे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की इस 4 दिन की छोटी सी लड़ाई में भारत ने हर लिहाज से एक एब्सोल्यूट विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर हासिल की। दुनिया को भी इसमें कोई शक नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण था। लेकिन फिर भी आपने देखा कि एक लड़ाई जीतने के बाद, वॉर तो जीत ली, अब नैरेटिव वॉर जो है वो अभी भी हमें लड़नी पड़ रही है। अब ये जो नैरेटिव विमर्श की जो लड़ाई है, इसको हम कैसे जीतें, इसमें कैसे आगे बढ़ें, दुश्मन के प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर करें, और आपके अपने लोग जो उस प्रोपेगेंडा में मदद पहुंचा रहे हैं या उसका हिस्सा बन जा रहे हैं किसी वजह से, उसको हम लोग कैसे काउंटर करें, इस कड़ी में आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आज आपको कुछ पाकिस्तान का इनसाइड व्यू आज इस प्रोग्राम में मिलेगा। एक लाइन में कहूं, पाकिस्तान का डीएनए क्या है, पाकिस्तानी सोच क्या है, पाकिस्तानी मेंटालिटी क्या है, इसको लेकर कुछ नई बात आपको आज पता चलेगी। मैं आपको आज के स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊं, उससे पहले अपने प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, और आज के स्पेशल गेस्ट हैं तिलक देवेश्वर जी। सर, बहुत स्वागत आपका। एक पन्ने का उनका इंट्रोडक्शन है, मैं छोटा करके भी लाया तो सर 3 पैराग्राफ का है, ठीक है। तो बता रहा हूँ संक्षेप में आपको। सर जो हैं, आप रिटायर हुए स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट भारत सरकार, और पूर्व में मेंबर रह चुके हैं सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, कंसल्टेंट रह चुके हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, एमिरेटस रिसोर्स फैकल्टी एट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, और डिस्टिंग्विश्ड फेलो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। आपके भारत सरकार में सर्विस के दौरान जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और विदेश में भी पोस्टिंग्स रही हैं। कोर एरियाज तिलक देवेश्वर जी के वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, खास तौर पर भारत के पड़ोस से जुड़े हुए, उसमें भी कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आफ्टर रिटायरमेंट आपके जीवन का जो एक दूसरा पहलू दिखाई दिया, वो था आपका ऑथरशिप, स्कॉलरशिप, वो हमारे इंडिया उस नेबरहुड के और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के 4 अहम किताबें सर ने लिखी हैं। पाकिस्तान कोटिंग द एबिस 2016 में, पाकिस्तान एट द हेम 2018 में, पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनरम 2019 में, द पश्तून्स कंटेस्टेड हिस्ट्री 2022 में, और इसके अलावा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के लिए उन्होंने 4 बुक्स एडिट की हैं। पाकिस्तान इनसाइट 2019, 2020, 2021-22 और 2023। तो ये इतनी बॉडी ऑफ वर्क सर का जो है वो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज आपको पाकिस्तान के अंदर का एक व्यू मिलेगा, क्योंकि वो सर की स्पेशलिटी है। अभी जो नैरेटिव वॉर है सर, अभी खासकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के कुछ इंटरव्यूज़ के छोटी कतरने निकाल करके कुछ एक बतंगड़ खड़ा करने की कोशिश की गई कि भारत को लड़ाई में क्या नुकसान हो गया। अब मैं आपको जनरल चौहान का आज का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, ताकि प्रोग्राम की शुरुआत में अब क्लियर हो जाए कि ये है तरीका काउंटर करने का उस प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान के, जो हम लोगों को वाकई में उसको विफल बनाना है। उनसे आज एक कार्यक्रम में ये पूछा गया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इस 4 दिन की लड़ाई में, आप ये बता सकते हैं? वहां विदेश में सवाल हुआ था भारत को क्या नुकसान हुआ, तो इसका जो जवाब था उनका, उसमें सब कुछ शामिल है। और इसके बाद कोई सवाल बचेगा नहीं आपके पास, इस लिहाज से कि हमने क्या मारा, उसने क्या मारा। तो आप जरा सुन लीजिए आज सीडीएस जनरल चौहान क्या बोले। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals, so that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat.
But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more in psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. We will make a rough assessment of that and come out with that shortly. जनरल शान कह रहे हैं कि ये कोई 4-2, 2-3 वाले खेल वाला स्कोर नहीं था, ये टेस्ट इनिंग्स में जब इनिंग्स डिफीट होती है किसी देश की वैसा था। मतलब आपने एक पारी और मान लें कुछ 200-400 रन से ऐसे हराया पाकिस्तान को। तो अब वो कह रहे हैं मैं क्या बताऊं आपको कि उसे कितने जहाज हमने मार दिए। इतना गैप है जो मिलिट्री माइट हमने डिस्प्ले की है और जो सुपीरियरिटी हमने डिस्प्ले की है हम में और पाकिस्तान ने, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम अभी एक असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि हमने पाकिस्तान को कितना मारा है। लेकिन सर गजब बात है ये भाई, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लोग पूछते रहे सबूत क्या है, समझ में आता था चलो कोई तस्वीर तो नहीं थी उसकी, पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही था। अब इस बार बम मारने के लिए जहाज भेजा तो साथ में फोटोग्राफर भी भेजा, देखिए ड्रोन भेजा, भाई ये तू वो बम मारेगा तो तस्वीर खींचना। और इतने सबूत, इतनी सैटेलाइट इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, क्या नहीं है, और तब भी सवाल हमसे। अच्छा दुनिया पूछे तो कोई एजेंडा होगा, हमारे अपने लगे हैं। तो ये नैरेटिव वॉर सर ये कैसे जीती जाए? इसमें ना पाकिस्तान का बहुत तजुर्बा है कि झूठ को सच और सच को झूठ करने का बहुत तजुर्बा है, सालों डिकेड्स का तजुर्बा है। अच्छा। तो उनके लिए बड़ा आसान है। अब 65 की जंग हो, 71 की जंग थी, कारगिल, अपने लोगों को कन्विंस करना और दुनिया के लोगों को कन्विंस करना हम जीते। हाँ, 71 की वॉर जैसे, अब वो कहते डिफीट तो थी ही नहीं, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थी। वहाँ के जो लोकल हिंदूज थे उन्होंने इंडिया के साथ मिलके वो कर दिया। टू नेशन थ्योरी इज इंटैक्ट, 2 टुकड़े हो गए। हाँ। लेकिन जीते हम। हाँ। अच्छा 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर का कहीं जिक्र नहीं है कि जंग उन्होंने शुरू की। एक तो लोग थे ऑनेस्ट लोग, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान, जिन्होंने कहा सारी जंगें तो हमने शुरू की हैं। बट आपको कहीं नहीं पाकिस्तान टेक्स्ट बुक्स या और डिस्कशंस में, और आज की जो जनरेशन को तो मालूम ही नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था। क्या हमने तो कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने 6 सितंबर को अटैक किया। तो ये जो है ना नैरेटिव, एंड दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एक खासियत जो है वो अपना नैरेटिव पहले लगा देते हैं। और नैरेटिव वॉर में ये खासियत है कि जो अपना नैरेटिव पहले बेच दे दूसरे को फिर काउंटर करना पड़ता है। ही इज ऑलवेज ऑन द डिफेंसिव। बिल्कुल ठीक। तो अब आज की इसमें जो क्या हुआ, 7 तारीख को पहले नैरेटिव उसने पर चला दिया, एंड द वेस्टर्न मीडिया जो है अनफॉर्चुनेटली इट हैज अ बायस अगेंस्ट इंडिया। तो उन्होंने पिकअप करके इट बिकेम अ स्टोरी ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा फिर आप कैचअप कर रहे हो, बट अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, ट्रूथ विल प्रिवेल। जो सच है ना वो आज नहीं कल नहीं परसों निकल कर आ जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद उनके लोग पूछने लगे 7 तारीख को आपने इतने डैमेज कर दिया था इंडिया को, तो 8, 9 और 10 को क्या हुआ? वो कैसे आके उन्होंने आपके 11 एयरफील्ड बर्बाद कर दिए, लाहौर और सियालकोट का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, और आपके हवाई जहाज उड़ भी नहीं सके। वो एक्चुअली नहीं उड़े आखिर के, बिल्कुल नहीं। 9 दस्तों को तो उड़े ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये चीजें अब वहां के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, बट ये है ना डिफेंसिव। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब पहले वो फेंक देता है हवा में कुछ भी, हाँ, कि मैंने ऐसा कर दिया साहब, और फिर हम वी आर ऑलवेज आंसरिंग। हाँ, देन यू आर द डिफेंसिव। तो जो भी डिफेंड करता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। जो पहले नैरेटिव सेट हो गया, वर्ल्ड में सेट हो गया नैरेटिव, ओह इंडिया अच्छा को। तो हमारे लोगों को तो पता था ना सर कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। हाँ। तो हमारे लोग क्यों पूछने लग गए ये बात, हमारे यहाँ से क्यों पूछने लग गए? अच्छा वो अलग बात है। हाँ। वो तो आप भी जानते हैं, आप सब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो कुछ उनका मकसद कुछ और है, क्वेश्चन करना सरकार को, क्वेश्चन करना
वो उनका तो ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, आई एम श्योर ये ज्यादा फॉल पास कर दिया सर ये बेहतर आंसर करेंगे इसको देखते हुए। बट यू आर राइट, क्योंकि अगर हमारे के लोग ही डाउट एक्सप्रेस करें, और कई माहिर हैं पॉलिटिशियंस भी नहीं, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स भी जो हैं, अरे बिल्कुल गजब है सर। हाँ। हाँ। दो तीन नई बातें आई हैं वो फिर मैं बता दूं आपको। जैसे 6 घंटे उसको लगता था वॉर लड़ेगा, लेकिन 8 घंटे में जो यहाँ से हुआ, जो एयरफील्ड्स मिसाइल्स जो पहुंची हैं वहाँ पर, उसके बाद उसने घुटने टेक दिए और कहा कि भाई आगे नहीं मैं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान को ये ही नहीं पता लग रहा था कि मतलब कोई बैटल डैमेज असेसमेंट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं यहाँ से जो भी फेंक रहा हूँ, मार रहा हूँ, वो कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो नहीं लग रहा था तो उसको हम तो डे 2 से हमने प्रूफ देने शुरू कर दिए थे भाई। ये अगले दिन जैसे 7 तारीख को अगले दिन से कि भाई ये देखो बॉम्ब ड्रॉप हुआ, यहाँ फटा इतने टारगेट्स पर। सो उसको इसलिए भी उसको आना पड़ा बातचीत में, क्योंकि ही वॉज ब्लाइंड। एक तो मार खा रहा था और मेरा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसका उसको आइडिया ही नहीं था। तो 48 घंटे सोच के आया था, 8 घंटे में सीज फायर कर दिया। और ये 8 डिजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक नई बात ये भी पता चली है कि हमने जो 9 टेरर टारगेट्स प्लस 11 एयरफील्ड्स, तो ये 20 ठिकाने हमने डिक्लेयर किए थे कि हमने मारे। उसके अलावा 8 नए पाकिस्तान ने खुद बताया आज की जो हाँ कि 8 और हैं जहां पर भारत ने हमला किया था। तो सर तो ग्रेविटी बढ़ती जा रही है भारत की मार की पाकिस्तान के ऊपर। नहीं देखिए, 65 का तो देखा नहीं पढ़ा है, 47-48 का भी पढ़ा है, 71 का देखा है। पाकिस्तान के साथ जितने युद्ध हुए हैं, मेरा मानना है कि सबसे डिसाइसिव, वैसे तो 71 के युद्ध में हमने 2 टुकड़े कर दिए उस देश के, ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी चोट उसका जो खास तौर से सबसे ज़्यादा गुरूर अभिमान था अपनी एयरफोर्स पर, पाकिस्तान की एयरफोर्स, कि ये जो है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भारत तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। उसका वो हमने गुरूर तोड़ दिया, जिस तरह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया पहले, फिर उनके जो एयरफील्ड से 12 में से 11 ख़त्म कर दिए। और ये पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम जो नैरेटिव, ठीक बात कह रहे थे देवेश्वर जी कि हम नैरेटिव वार में जो पिछड़े, इस बार ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा पिछड़े, वो अपनों की वजह से। जब हमारा दुश्मन कोई आरोप लगाता है और हमारे अपने बीच का कोई व्यक्ति उसको समर्थन दे देता है, उसको एंडोर्स कर देता है, तब हमारे लिए उसको डिफेंड करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि देखिए इन्हीं के लोग कह रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमारे नेताओं के बयान वो कभी यूनाइटेड नेशंस में कोट कर रहा है, कभी अपने असेंबली में कोट कर रहा है, कभी दूसरे देश में जाकर कि देखिए इनके देश का नेता ये कह रहा है, हम जो कह रहे हैं मत मानिए, इनके देश के नेता जो कह रहे हैं उसको तो मान लीजिए। तो अब जो यहाँ जो लोग बोल रहे हैं उनका एजेंडा दूसरा है, उनको इस बात की कोई खुशी ही नहीं है कि भारत की ये इतनी बड़ी जीत है। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव जो है वो एक्शन था जो भारत ने किया है। मुझे लगता है दुनिया में किसी देश को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह के मॉडर्न वॉरफेयर में हम इतनी डिसाइसिव विक्ट्री, और वो भी इतने कम समय में। और जो जनरल चौहान ने जो बात कही कि हमारे जो इक्विपमेंट थे जो स्वदेशी, वो वॉर टेस्टेड नहीं थे जी। तो हम भी बहुत श्योर नहीं थे कि वॉर में कितना काम करेंगे। तो इसलिए, और उसके बाद जब वॉर में हमने देखा, उनको टेस्ट किया, तो सब सक्सेसफुल निकले। और चाइनीज़ भी जो इक्विपमेंट थे वो भी वॉर टेस्टेड नहीं थे और वो सब बेकार निकले। तो ये पूरी हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है उसके लिए इतना बड़ा बूस्ट है पूरी दुनिया के स्तर पर। जिस तरह की डिमांड और क्वेरीज आ रही हैं उसी से पता चलता है। आने वाले कुछ समय में पता चलेगा कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है, कितने गुना बढ़ता है। बिल्कुल सर। इसमें एक और चीज प्रदीप जी की बात बढ़ाते हुए, 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि ये जंग जो हुई है, लड़ाई हुई है 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, बिल्कुल ठीक, अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, और आपने उनको तबाह कर दिया। जितनी भी उनके रेड लाइन्स उन्हें बनाई गई थी और ये धमकी देते रहते थे कि ये हुआ तो हम पाव के बॉम्ब है हमारे पास, हम वो इस्तेमाल करेंगे।
वो सब क्या धरे के क्या धरे रह गए। सब वी कॉल देयर ब्लफ और वो झूठे साबित हो। सर लेकिन आपने गौर नहीं किया, ये बड़ी महीन बात कह देते हैं, वो ठेस पहुंचाने वाली जो डिस्क्लेमर चलता है और फिर जो है। सर आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सवाल उठाने वालों को खुशी नहीं हुई होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान को मारा। हुई नहीं। राहुल गांधी खुश दिखाई नहीं, राहुल गांधी खुश बिल्कुल नहीं हुए होंगे। भाई खुशी होती तो वो ये पूछते कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सवाल एक बार भी पूछा क्या? ये सवाल जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने ये तो पूछा कि भारत के कितने जेट गिरे, ये पूछा कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने लोग मारे, कितने सैनिक मारे, कितने जो है उनके जेट गिराए, इसके बारे में कोई सवाल लेकिन वो हर अपना बयान शुरू करते हैं कि भारत की सेना को सलाम है और बड़ा पराक्रम किया है। वो नकली लगता है, साफ दिखाई देता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आपका बयान है कि खून की दलाली है, एयर स्ट्राइक हुई तो आपने कहा कौवे मर गए, पेड़ गिर गया, पत्ती गिर गई, और अब जो हुआ है तो अब आप पूछ रहे हैं कितने जेट गिर गए, ये बता दीजिए, आप छिपा रहे हैं। भाई युद्ध है तो उसमें कुछ नुकसान होगा, इसकी तो संभावना लेकर आपको चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आपके डीजीएमओ कह रहे हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, हमारे सारे एसेट्स भी सेफ हैं, हाँ एसेट्स भी सेफ हैं, तो अब इसके बाद आपको पलट कर सवाल पूछना चाहिए कि उनके कितने गिराए। चलिए ये सवाल आपने अपने पूछ लिए, एक बार फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। ठीक है, उसके बारे में मतलब 6-7 मई से शुरू हुआ और आज हम लोग जो है 3 जून में है, एक बार भी इस बारे में कोई सवाल पूछा गया? जो आपने तो दूसरी बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल चौहान ने जो आज कहा कि हमारी बहुत सारी कैपेबिलिटी पहली बार टेस्ट हुई इसमें। जैसे बहुत सारे ड्रोन सिस्टम्स थे जो हमारी कंपनियों ने बनाए थे, हमारी एजेंसीज ने बनाए थे। हमारे एयर डिफेंस का बहुत बड़ा कंपोनेंट इंडिजिनस था, हमने बनाया हुआ था, बिल्कुल सब ये सब बैटल टेस्टेड नहीं थे। तो ये रिस्क था जाते हुए कि ये हम अपनी कैपेबिलिटी पर जा रहे हैं युद्ध जैसी परिस्थिति के अंदर, क्या होगा देखते हैं। लेकिन वो रिस्क लेना जरूरी था और रिस्क बड़ा कामयाब हुआ। हाँ बिल्कुल सर, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी ये कि बहुत जो खुफिया इनपुट्स थे, पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर को उस पर केंद्रित किया गया था। ऐसा नहीं था कि पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई तो हमने कोई नी जर्क रिएक्शन दिया था। जो लंबा समय लगा, जैसे मसूद अजहर के बारे में आपको बताऊं कि सिर्फ 3 घंटे से उसकी ज़िंदगी बची है। अच्छा, जब हमने बावलपुर के सुभान मस्जिद पे उस पे मदरसा पे अटैक किया गया तो वहाँ पर सिर्फ 3 घंटे पहले वो वहाँ से बाहर निकला था। उसके पहले जो उसकी ट्रैकिंग की जा रही थी, जब वो रात में 9-10 बजे जहाँ पहुँच जाता था, रात्रि विश्राम वो वहीं करता था। वो लोकेशन लगातार पाकिस्तान की आर्मी उसकी चेंज कराते रह रही थी। तो ये बात खुफिया इनपुट्स में मिल रहे थे कि जब 10 बजे के आसपास कहीं वो पहुँच जाता है तो रात्रि विश्राम उसका वहीं रहता है। उस दिन वहाँ वो पहुँचा था, उसके बाद 10 बजे तक वेट किया गया और उसके बाद कंफर्मेशन ये था कि हाँ वो वहीं है तो रात में ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, या शायद एक दर्द पहले उसको देख लेना था कि उसके भाई, उसके घर वाले, उसके दोस्त चले जाएं, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। तो हमें ये लगा था कि वो वहाँ है जब हमने मारा। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था कि वो वहाँ पे है और इसलिए उसको हिट किया गया था। उसकी किस्मत इस रूप में थी अलग कि वो 3 घंटे पहले वहाँ से निकल चुका था। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं देवेंद्र। इस तरह की इंफॉर्मेशन के आधार पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था कि एकदम, और अभी भी लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और वो इस रूप में निशाने पे है कि वो जब तुम अगर इस तरह की चीज करोगे तो फिर रिएक्शन ऐसा ही होगा। और ये खौफ होना चाहिए वहां पे, हर पल उसके अंदर भी ये खौफ होना चाहिए कि तुम पाकिस्तान में और अब इंडिया का है घोषित लक्ष्य कि ये या तो हमारे हवाले आए नहीं तो मरेगा। बस इसमें ये काम करना है और उसके लिए जिस लेवल पे एस्केलेशन पाकिस्तान लेके जाना चाहेगा उस लेवल पे हमारी ये बहुत बड़ी खबर देवेंद्र ने दे दी, बड़े आराम से बता दिया आपने, तो बहुत बड़ी खबर है। वही 3 घंटे से बच गया बस मसूद अजहर। किस्मत ठीक है, कभी कभी दुश्मन के साथ भी होती है। लेकिन सर भारत सरकार कह रही है पाकिस्तान से कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत के हवाले करें। आपने तो पाकिस्तान पे इतना काम किया है, ये कभी मुमकिन है? नहीं। ये तो अब जैसे एक फील्ड मार्शल आसिम मुनी बन गए, तो ये जो सज्जन है हाफिज सईद और मसूद अजहर, दे आर जनरल्स। अच्छा, जनरली? हाँ, इनकी भी अपनी फौजें हैं। बिल्कुल। वो तो कहते हैं ना ये फ्रंट लाइन में, तो इनको कभी हैंड ओवर नहीं करेंगे, कभी नहीं हैंड ओवर करेंगे।
क्या डीएनए है सर पाकिस्तान का, मतलब सोच क्या है, क्यों करना है ये तुम्हें जो करता है ये? बिकॉज जो भी पाकिस्तान शुरू से 40 जब बना ही पाकिस्तान है, वो कहते हैं ना आसिम मुनीर ने कहा 2 नेशन थ्योरी कि हम रह ही नहीं सकते, तो उनके अंदर ये ठूस ठूस के भरा हुआ है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तो उनके डीएनए में है। अगर आप बच्चों को शुरू से यही शिक्षा दें, मदरसों में तो होती ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि ये आपके दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है तुम्हारा, स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा। और हिंदू, जूस, क्रिश्चियंस तीनों। तो अगर इस तरह की तरबियत हो बच्चों की 5 साल की उम्र के, मैंने तो सुना सर इनका कहरा जो होता है एबीसी कायदा होता है ना, ABC अलग होती है, ए फॉर एप्पल भी जिससे वो बच्चा सीखता है, उसमें मैंने खुद देखा हुआ है। अच्छा। ज़ से जालिम, ज़ उससे जालिम, उसके बाद सरदार जी की फोटोग्राफ है, अच्छा। दाढ़ी। ड से डाकू, डाकू के आगे हिंदू, तौन, बोधी के साथ, तो बच्चे के माइंड में क्या होगा, सारे हिंदू डाकू हैं, सारे सरदार जालिम हैं। इस तरह की ब्रेन वॉशिंग अगर आप करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 5, तो बच्चा जब स्कूल में निकलेगा 15 साल 20 साल के बाद, उसका क्या जहन होगा? जिहादी बनेगा सर। हाँ, और फिर अगर वो आर्मी में चला जाता है या पुलिस में, तो इट गेट्स रीइंफोर्स्ड। वही बच्चे तो वही जाएंगे, वही जाएंगे, रिलीजियस पार्टी ज्वाइन करता है, कहीं जाता है, और ये गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम है। और पीपल जो हैव स्टडीड, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स बच्चों की स्टडी की हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी आप रिपोर्ट्स पढ़ें। वो तो कहते हैं जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, शहादत का कॉन्सेप्ट है, ये सब तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। हेट्रेड फॉर हिंदूज और जूज एंड क्रिश्चियंस, ये सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया मैं जाता है। आपसे सवाल सोचा था पूछूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है आंसर मिल ही गया कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी एट लार्ज है, आम आदमी जो पाकिस्तान का है, क्या वो इन आतंकवादियों को, जिहादियों को सपोर्ट करता है, या उसको लगता है कि नहीं भाई ये वाकई में दहशतगर्द हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं, पड़ोस का भी नुकसान कर रहे हैं? नहीं, वो ये समझते हैं कि हमारा दिफा कर रहे हैं, ये डिफेंस कर रहे हैं, इंडिया से हमें खतरा है। ये आम लोगों की सोच है। आम लोगों की सोच है। अब जैसे देखते हैं ना प्रोग्राम, वॉक्स पॉप करते करते लोगों से पूछेंगे, एक तरफ ग्रजिंग एडमिरेशन है इंडिया के बारे में कि इंडिया तरक्की कर रहा है, बट ईर्ष्या बहुत है, जेलसी बहुत है, क्या रे ये कैसे हमसे इतना आगे निकल गया। तो वो फिर देन गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इनको खत्म करना है, हमको खत्म करना है। हम तो उनके लेवल पे पहुंच नहीं सकते, उनको हम अपनी लेवल पर लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी डी रेडिकलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपना एजुकेशन करिकुलम सही करना पड़ेगा। सर देखिए मैं क्या कहूँ, अब वही बात है कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि अपनों का क्या करें, दुश्मन के साथ तो देख लेंगे। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया आज भोपाल में। अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं करती, बीजेपी आरएसएस वालों को सरेंडर की आदत है। ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आप देखिए, आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं कह रहा है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया। जितनी बार ट्रंप ने बोला है, हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हों, विदेश मंत्री हों, प्रधानमंत्री के स्तर से कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि हमने अमेरिका के कहने पर जो है ये युद्ध रोका। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, 2 बार आया, दूसरी बार आया उसके बाद। सर ये बयान तो हर लिहाज से बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मैं आपको बताऊं क्यों। आप कहेंगे ऑपोजिशन का नेता नहीं पूछ सकता, क्या पूछ सकता है, कुछ भी चाहे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक जो वो कर रहे थे राहुल गांधी, वो ये कह रहे थे कि आप बताइए अमेरिका ने क्या मीडिएशन करी, क्या ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। ये पूछने का तरीका फिर भी अलग था कि आप ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने मीडिएशन करी, क्या ट्रंप ने ऐसा कहा है। अब तो आप सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। और सरेंडर का मतलब क्या? अब प्रधानमंत्री कोई वो नहीं लड़ रहा था किसी से तलवार की लड़ाई की, लो मैं इंडिविजुअली सरेंडर कर रहा हूं। आप भारत देश की बात कर रहे हो यार, और आप कह रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आप देखिए 47-48 देखिए, आप 65 देखिए। किसने किया? फोन जो कर रहा है आस्किंग फॉर सीज फायर, सरेंडर तो उसने किया ना।
आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। और इस पूरे एपिसोड को सौरभ शुरू से लेके आखिर तक जो गवर्नमेंट का पोजीशन है, अगर आप समझें, पहलगाम में हमला हुआ, आतंकी हमले उससे पहले भी होते रहे, हमने उसको उस रूप में रिटेलिएट नहीं किया, ठीक। इस बार इसको किया गया क्यों? क्योंकि उसके पीछे सरकार का मानना था कि पहली बात तो कि जम्मू कश्मीर के हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को तुम चोट पहुंचा रहे हो, दूसरी चीज़ कि जो इकॉनमी हम चला रहे हैं टूरिस्ट को हिट करके आप उसको चोट पहुंचाने जा रहे हैं, और तीसरी चीज़ धर्म के आधार पे हमारे यहाँ आप कुछ फसाद कराना चाह रहे हैं। तो ये सीधे सीधे देश के खिलाफ ये है और इसके लिए रिटेलिएशन होगा और आतंकियों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आतंकी टारगेट्स को चुन के ही किया गया, किसी सिविलियन, किसी मिलिट्री, किसी को कुछ नहीं। दूसरी चीज़ कि उसके बाद अच्छा पाकिस्तान को बताया भी गया, दुनिया को भी बताया गया, मित्र देशों को पहले बता दिया गया था कि अभी हम कार्रवाई करने ही जा रहे हैं। जब पाकिस्तान के तरफ से उधर से रिएक्शन आया तो उसके बाद भारत ने तब भी वही रिएक्ट किया है जहां से वो चीज़ें हो रही थी, जिन जिन एयरपोर्ट से वो चीज़ें आ रही थी उसको हिट किया गया। उसमें इतना स्पेसिफिक हिट किया गया सौरभ, जैसे आप देख रहे होंगे कि रनवे के बीच में एकदम से जो फोड़ा गया, उसके पीछे मकसद ये था कि 2 रनवे वहाँ पास पास थे तो उस जगह पे डैमेज कीजिए जिससे एक हिट से दोनों रनवे आपके ख़राब हों। कॉर्नर पे जो हैंगर डैमेज किया उनका पूरा रडार सिस्टम था, उसको हिट किया गया। मतलब वहाँ भी सिर्फ ये सीख दी जा रही थी कि जहाँ से तुम हमारे ऊपर हमले कर रहे हो हम कर रहे हैं। ये वॉर कतई इस लिहाज से सौरभ नहीं था, जो हर बेसिक चीज़ किसी को भी समझ में आनी चाहिए कि अगर वॉर होगा तो भारत की राष्ट्रपति उसका अनाउंसमेंट करेंगे, वो एक प्रोटोकॉल होता है, वी आर एट वॉर, एक वॉर कैबिनेट बनता है, ये सारी चीज़। क्या ऐसा कुछ हुआ? सीज फायर, भारत ने कहा क्या कि हम सीज फायर कर रहे हैं? भाई तुम गोली चला रहे थे, तुमने अमेरिका के सामने रोना रोया कि हम गोली चला रहे थे, अब नहीं चलाएंगे, हमने कहा ठीक मत चलो। इस पर क्या कहेंगे जो बोले रहो? नहीं, उनकी अपनी पार्टी के और पूरे अपोजिशन के लोग दुनिया भर में घूम के भारत का पक्ष रख रहे हैं। और सलमान खुर्शीद ने पूछा, इज इट सो डिफिकल्ट टू बी अ पेट्रियट? यहां आप राजनीति कर रहे हो, हम विदेश में जाके भारत की बात बता रहे हैं, इतनी बड़ी बात है क्या कि देशभक्त हो हम? सर लड़ लीजिए, नैरेटिव की लड़ाई लड़ लीजिए सर। वो ये ना अब इसका क्या इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, मैं अभी लिख के दे सकता हूं आपको, नहीं बजा आज अगर पाकिस्तान के हर टीवी पे ये बयान तो उनको तो ये आउटलेट मिल गया ना अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। देखो हम कहाँ हारे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू नो, सो कह रहा है सरेंडर कर दिया, प्लेज आउट दैट। अच्छा एक और बात, इसको फील्ड मार्शल क्यों बनाया आसिम मुनीर को? जी, फील्ड मार्शल की रैंक होती है जब कोई आप युद्ध में बहुत बड़ी विक्ट्री आप हासिल करें। ये तो पहला इंस्टेंस है जहां आप हार गए और हार को कवर अप करने के लिए उसको फील्ड मार्शल बना दिया। अयूब खान पहला फील्ड मार्शल बना था और जो क्लॉड ऑकनलेक थे, हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मीज, ही वाज फ्यूरियस। उसने कहा मैंने फील्ड मार्शल बनाऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने विक्ट्रीज जर्मन और जापानीज के विरुद्ध लड़ते हुए मैंने जीती हैं। अयूब खान ने कौन सा युद्ध जीता है जो अपने आप को फील्ड मार्शल से बना दिया? सही बात है, बिकॉज इज लोअरिंग द रैंक। सर मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तानियों ने वो उनकी जो आप बता रहे हैं फील्ड मार्शल जो थे, उनकी वो जो बेटन होता है, जो स्टिक होती है, उसको भी कॉपी कर लिया। हाँ, तो उनका जो एडीसी था अयूब खान का, ही वेंट टू ऑकनलेक आया था, पंजाब रेजिमेंट की सेरेमोनियल परेड थी। अच्छा, अयूब खान को बड़ा गुस्सा लगा क्योंकि जो फील्ड मार्शल होता है ना, वो हैंड सलूट कभी नहीं करता, वो अपने बेटन से सलूट करता है। हाँ जी, अयूब खान स्टैंड पर थे, ही वॉज रिव्यूइंग द परेड, तो उसने बेटन से सलूट किया और अयूब खान को हाथ से करना पड़ा। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तो एडीसी बाद में गया ऑकनलेक के पास, कहता सर कैन आई बोरो योर बेटन? बेटन बोरो किया, उसने कॉपी की, उसको वापस करके फिर मैं आपको बताऊं क्यों बनाया फील्ड मार्शल सर। एक और थ्योरी ये है क्योंकि ये वहां क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में, हमने 71 का बदला ले लिया, दिस इज द नैरेटिव देयर। वो ये चूरन बेच रहे हैं अपने लोगों को, हमने 71 का बदला ले लिया। अब कुछ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कौन से टुकड़े कर दिए तुमने भारत के यार? ये तो सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि 71 की वॉर जीतने के बाद सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल बन गए थे, इसलिए भी शायद इसको फील्ड मार्शल। बट नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग इट। चैलेंज हो रहा है ये बासिम मुनीर अंदर से सर कहीं से? हाँ? इसको कोई चैलेंज है, इसको इससे भी कोई सवाल पूछता है वहां कि नहीं पूछता? नहीं, चैलेंज तो नहीं, क्योंकि आर्मी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। बट डिससैटिस्फैक्शन है अमंग द यंगर ऑफिसर्स। अच्छा, इसी पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इज सफरिंग ह्यूज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एवरी डे। देयर अटैक्स इन दीज टू प्लेसेस।
पाकिस्तान आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। तो वो बलूचिस्तान में तो लड़कों को उठा लेती है, टॉर्चर करके उनकी डेड बॉडीज फेंक देती है। सेम थिंग दे डू इन खैबर पख्तूनख्वा, बट एवरीडे कैजुअलिटीज। तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप आर्मी, योर प्रोफेशन इज टू प्रोटेक्ट अस, लॉ एंड ऑर्डर इज योर फर्स्ट ड्यूटी। आप इकोनॉमी में लगे हो, बिजनेस इंटरेस्ट में लगे हो, आप कैरियर्स निकाल रहे हो ग्रीन एग्रीकल्चर करने के लिए, तो ये हो क्या रहा है? तो इनके यंगर ऑफिसर्स आर्मी के कुछ नाखुश हैं। वो नाखुश है, जनता बहुत नाखुश है। पीपल जो कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, कि आप आर्मी इतना इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में, और अपना मेन काम जो है प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री वो नहीं कर रही, बाकी सब चीज़ों में कर रही है। सर, आपने तो इतनी किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान पे भी आपने काम किया है। बलूचिस्तान वाकई क्या टूटने की कगार पे है पाकिस्तान से? सबसे बड़ी चीज़ जो बलूचिस्तान में हमें समझने की बात यह है कि लोगों के मन में जो खौफ था ना आर्मी के, वो खौफ अब निकल गया है। अच्छा। कोई भी कौम अगर डर को ठुकरा दे और सामने खड़े हो जाए, फिर उस कौम को आप, हाँ 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द फेडरेशन। एंड क्यों? अब जैसे एक अपने डॉक्टर मेहरान बलोच का नाम सुना होगा, जो सिविल सोसाइटी, तो उसने कहा कि एक लेडी थी उसके साथ में, कहता है इसका हस्बैंड 15 साल से मिसिंग है, इसको ये नहीं पता कि ये विधवा है कि शादीशुदा है। आप इसको और क्या डराओगे? किस बात से ये डरेगी? जो आपने करना था कर दिया आपने। एंड नाउ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग। तो ये सबसे बड़ी चीज़ बलूचिस्तान में है। मतलब क्योंकि हम आ गए प्रोग्राम के अंत में, तो नोइंग पाकिस्तान सो वेल, आपको लगता है चुप बैठेगा या कुछ ना कुछ हरकत करेगा इंडिया के खिलाफ? हाँ जी। हाँ, नहीं, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ। इसमें एक सवाल जोड़ दें कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो क्या पाकिस्तान अब बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ बिल्कुल। तो हमें कई तरफ से इस पे नज़र रखनी है। एक तो डायरेक्टली, इसे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है ना कि अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज है, कि कुछ भी कुछ गड़बड़ करोगे विल हिट यू मोर। बट अगर ये वार ईस्ट से आता है फ्रॉम बांग्लादेश साइड, और देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और किस तरह की जो जिहादीज जो आगे काम द फोरफ्रंट, जमात इस्लामी को रिलीज कर दिया, आई मीन नो लॉन्गर अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इट कैन कम फ्रॉम देयर। बट एक बात डेफिनेटली आई एम कन्विंस, जितना मेरी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इस शिकस्त को पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट या कबूल नहीं करेगा। इट विल हैव टू शो इट्स पीपल कि वी आर इक्वल टू इंडिया इफ नॉट बेटर। ये उसके माइंडसेट में इतना हेट्रेड है और ऑब्सेशन। हाँ, तो वो डेफिनेटली सम फॉर्म और द अदर वो करेगा। सर, आप पाकिस्तान पे नज़र रखिए, सेनाएं सीमाओं पे नज़र रखे हुए हैं, मोदी जी देश चला रहे हैं, आप राहुल गांधी देखो क्या करते हैं आगे। अब तो उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दे ही दी है, अब आगे क्या कह दें वो, सर हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सोचिए सौरभ, ये तब हो रहा है जिस डोजियर की बात कर रहे थे कि पेज नंबर 14 पे उन 8 लोकेशन के बारे में पाकिस्तान बता रहा है जिसके बारे में हमने क्लेम ही नहीं किया, और तब भी आप सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं साहब, ये है भारत देश, है हमारे यहाँ ऐसी राजनीति, क्या करें। बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आप दोबारा आइए प्रोग्राम में प्लीज। बुलाया, थैंक यू वेरी मच। आप सबसे मिलके भी बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र व्यूज, फिर लौटेंगे हम कल शाम से।